Okay, students, so example number 3 is a 150 kilogram man uses a rope to descend from a window. The rope has a breaking strength of 120 किलोग्राम. So man का जो मास है वो 150 किलोग्राम्स है और वो किसी विंडो से नीचे उतर रहा है रोप की हेल्प से, और रोप की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो दी हुई है 120 किलोग्राम्स. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम ही कैन यूज़ द रोप. तो कितने मैक्सिमम टाइम के लिए वो रोप को यूज़ कर पाएगा अगर उसने डिस्टेंस को कवर करना है 20 मीटर्स. ठीक है, तो टी न्यूटन्स मान लो रोप की टेंशन है, और ऑब्वियसली टेंशन जो है वो नीचे ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, क्योंकि मैन नीचे की तरफ लटक रहा है तो टेंशन ऑब्वियसली ऊपर वर्टिकली अपवर्ड की तरफ एक्ट करेगी. और मास ऑफ मैन इज़ गिवन टू बी 150 किलोग्राम्स. तो वेट निकालने के लिए आप उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, 150 जी न्यूटन्स वेट आ जाएगा मैन का. नाउ इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो वेट है वो ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है. सो लेट द मैन डिसेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जब आदमी नीचे की तरफ उतर रहा है उसकी एक्सेलरेशन मान लो f है, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो वेट लग रहा है और ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है. तो नीचे की तरफ, क्योंकि मैन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो फोर्स रिजल्टेंट होगा वो भी डाउनवर्ड की तरफ ही होगा जिस तरफ मैन मूव कर रहा है. सो वो कितना होगा, जो फोर्स नीचे लग रहा है वो आगे रखो, माइनस जो फोर्स ऊपर लग रहा है वो पीछे रखो. तो आगे हमेशा वो फोर्स रखते हैं जो जिस डायरेक्शन में आदमी मूव कर रहा है. ठीक है ना, यहाँ पर आदमी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, सो फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है वो आगे आएगा, माइनस जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो पीछे आएगा. सो ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स होती है. P इज इक्वल टू एम एफ. यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो P की जगह आ जाएगा. M आपका 150 है, F आपने निकालना है. तो उसको सॉल्व कर लो, T की वैल्यू आ जाएगी 150 G माइनस F न्यूटन्स. बट हमें दिया हुआ है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है रोप की वो 120 से लेस है. सो T इज़ लेस देन इक्वल्स टू 120 G. ये न्यूटन्स में ले रहे हैं इसलिए G से मल्टीप्लाई कर दिया. सो T इज़ लेस देन इक्वल्स टू 120 G. इट इज़ गिवन टू बी. तो हमारी जो ये क्वान्टिटी है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी रोप ब्रेक ना हो तो हमारी जो टेंशन निकली है वो इससे लेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे बढ़ गई तो आपकी रोप ब्रेक हो जाएगी. सो दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू दिस. तो इससे आप उसको ये सॉल्व कर लो. F की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 G. अब एक्सेलरेशन या फिर 1/5 G हो या 1/5 G से बड़ी हो तो काम बनेगा आपका. अब आप चाहते हो कि रोप आदमी जो है वो रोप को लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए यूज़ कर पाए. उसके लिए फिर उसकी एक्सेलरेशन कम से कम होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी जल्दी वो अपना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, तो टाइम उतना ही कम होगा फिर. बट हम चाहते हैं टाइम लॉन्गेस्ट निकले. तो टाइम लॉन्गेस्ट तब निकलेगा जब मैन की जो एक्सेलरेशन है वो आप मिनिमम वाली लेते हो. तो मिनिमम वाली क्या होगी, अब जो F की वैल्यू आई है वो आई है 1/5 G कम से कम या उससे ज़्यादा. तो कम से कम क्या है 1/5 G. ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन ले लो आप 1/5 G. और T रिक्वायर्ड टाइम है आपका, डिस्टेंस है 20 मीटर्स. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ FT स्क्वायर. U में 0 पुट कर दो, S है आपका 20, हाफ F की जगह 1/5 G T स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लो, T की वैल्यूज़ 2 आ जाएंगी. नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर दो बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. एंड T की वैल्यू आ गई 10√10/7 seconds. So this is your answer. This is the time for which, the longest time for which the man can use the rope. So example number 4 है, उसमें दिया हुआ है a body of mass m falls from rest through the height h and is brought to the rest by penetrating a depth b into the sand. So एक बॉडी है जिसका मास m दिया हुआ है, वो रेस्ट से फॉल कर रहा है और हाइट h से फॉल कर रही है. ठीक है ना, और इट इज़ ब्रॉट टू द रेस्ट बाय पेनिट्रेटिंग, मतलब वो ज़मीन पे गिरती है तो ज़मीन पे अंदर पेनिट्रेट करती है पहले. तो कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगी, b डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगी. सैंड है नीचे ज़मीन पे तो b डेप्थ अंदर जाएगी, फिर जाके रुकेगी, फिर जाके रेस्ट पे आएगी. तो आपको शो करना है कि जो एवरेज रेजिस्टेंस है सैंड का वो इतना है. ठीक है ना, इन एब्सोल्यूट यूनिट्स. सो v वेलोसिटी है ऑन रीचिंग द सरफेस ऑफ द सैंड. तो जब जो बॉडी है वो नीचे गिरी सैंड पे, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, वो अचानक से रेस्ट पे नहीं आ गई. सो लेट v बी दैट वेलोसिटी एंड बॉडी हैज़ फॉलन थ्रू द डिस्टेंस h. मान लो बॉडी h डिस्टेंस दिया ही हुआ है, इनफैक्ट मानना क्या है, h डिस्टेंस फॉल कर रही है. तो शुरुआत उसने u 0 से करी, v उसकी वेलोसिटी v स्क्वायर, जो जब वो ग्राउंड लेवल पे पहुंची 2gh, यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ गया. इन एब्सोल्यूट यूनिट्स
R be the average resistance offered by the sand and F be its retardation. Obviously retardation हो रही है, ठीक है, क्योंकि resistance लग रही है तो body की velocity धीरे धीरे कम होगी और obviously वो retardation ही face करेगी. फिर now after distance B distance के बाद वो रुक जाएगी ना, क्योंकि B distance penetrate करिए. ये यहाँ पर H height है, ये आपका ground level है, ये H दिया हुआ है. ये ग्राउंड लेवल के बाद ये सैंड है सारी, यहाँ से सैंड शुरू हो गई, तो इसके बाद ये B डिस्टेंस तक पेनिट्रेट करी है. तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी रेस्ट से शुरू हुई थी 0 है. यहाँ पर जब वो ग्राउंड लेवल को टच करी उसकी वेलोसिटी V है. तो B डिस्टेंस जब उसने पेनिट्रेट करके वो रुक गई तो फिर उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना. तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी V लोगे आप, ठीक है, और आपका जो रुकी हुई वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0, ठीक है. तो ये आप इक्वेशन में पुट कर दो, दैट v² इज इक्वल टू u² प्लस 2fs. उसमें रिटार्डेशन f की जगह -f आ जाएगा, s डिस्टेंस की जगह आपका b आ जाएगा, ठीक है. v² की वैल्यू 2gh पुट कर दो और इन जो आपकी फाइनल वाली वेलोसिटी है उसकी जगह 0 आ जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी gh/b. नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन इज इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एफ. इफेक्टिव फोर्स आपका यही है, रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है माइनस mg इज इक्वल टू mf. f की वैल्यू पुट करो और रेजिस्टेंस निकाल लो. दैट्स इट विद दिस एक्सरसाइज.